पिक्चर किसने पढ़ाया था? ये बता सकता सुखबीर हैं? बता सकता। Good morning everyone. Now today I am starting. Now I am today continuing the last chapter, that is thermodynamics. That is, today we will discuss about pressure and volume 1. अब राइटिंग नहीं समझ में आती? प्रेशर एंड वॉल्यूम 1. अब यहाँ पर भी हम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम को हम मान कर चलते हैं, ठीक है, और चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है। सिस्टम में क्या लगा हुआ है आपका, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब पिस्टन में क्या है, जो एरिया होता है सर्किल का, एरिया क्या होता है, किसी सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये इसका एरिया हो गया। और इसमें क्या है, पहले वॉल्यूम इसका क्या था, इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर और डालेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो घट करके क्या आ जाएगा, वी एल। वी आई क्या है आपका, इनिशियल वॉल्यूम, और वी एस क्या है आपका, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस है वो कितनी है, ज्यादातर हम यहाँ गैस के ही टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है। पी है जो वो, पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर हम डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम है क्या है, जो पहले हमारा इनिशियल वॉल्यूम इतना था वो घट करके दोबारा में जो पिस्टन आ जाएगा वो इस प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो हमारा ये इतना होगा, वी एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो पहले वाला प्रेशर है वो पी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर है हमारा पी है, और एक्सटर्नल प्रेशर हमने जो और डाला है वो आपका फाइनल प्रेशर है। इफ पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी, यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वॉल्यूम आपका कम होगा, और तब तक वो वॉल्यूम कम होगा जब तक कि जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए, है ना, तब तक वो दाबेगा, जो गैस है उसको तब तक दबाएगा जब तक कि जो नीचे का भी प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो यदि आपका एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर है तो क्या होगा, पिस्टन मूव डाउनवर्ड, ठीक है, और तब तक ये डाउन करेगा जब तक कि प्रेशर आपका नीचे ऊपर का दोनों इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और वी एफ क्या है आपका, फाइनल वॉल्यूम है ड्यूरिंग compression of gas by moving the piston length डेल्टा एल, ठीक है। और जो पिस्टन ने मूव किया वो कितना मूव किया है, डेल्टा एल लेंथ मूव किया है। पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो क्या हो गया आपका, डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तो हम
चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू VF माइनस VI, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम ये भी होता है आपका डेल्टा L इंटू A। A इज एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका ये भी है और चेंज इन वॉल्यूम आपका ये भी है, डेल्टा L इंटू A हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है? इस F अपॉन A, है ना। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या बोलते हैं आप? दाब बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब हम तीनों इक्वेशन को देखेंगे। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, अब यहाँ क्या हुआ? सिस्टम पर काम हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्क डन क्या हो गया आपका? W इज इक्वल टू F इंटू D। F क्या है आपका? फोर्स है, लिखते चलिए आप लोग ये सब चीजें। F क्या है आपका? फोर्स है। D क्या है आपकी? ये लेंथ है, D डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये है डेल्टा L, लेंथ है, जितना वो पिस्टन मूव किया, ठीक है। अब इसको आप देखिए, अब F की जगह आप ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है। तो P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D की जगह आप रख दीजिए डेल्टा L रख दीजिए, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा कि चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेल्टा L इंटू A के होता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V हो गया। तो वर्क क्या हो गया हमारा? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पर क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस PX VF माइनस VI। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि सिस्टम पर काम हो रहा है, वॉल्यूम है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा P एक्सटर्नल ग्रेटर है तब हमारा क्या हो रहा है? वॉल्यूम VI भी ग्रेटर है फाइनल वॉल्यूम के, ठीक है। उस स्थिति में हमारा डेल्टा V क्या हो रहा है? निगेटिव है। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा? वर्क हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम घटेगा तो सिस्टम पर काम होगा तो वर्क आपका क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब यदि दूसरी चीज देखें इसी का जस्ट उल्टा, इफ P इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। अब यदि आपका जो इनिशियल प्रेशर है वो ज्यादा है, बजाय कि एक्सटर्नल प्रेशर भी, तब हमारा क्या हो जाएगा? जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। सिस्टम ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जो पिस्टन है वो ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम ये ऊपर गया तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो VF आपका ग्रेटर होगा। अब जब VF बढ़ेगा तो यानी चेंज जो डेल्टा V में हुआ वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वॉल्यूम आपका पॉजिटिव हो गया क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो सिस्टम ने काम किया, है ना। तो W क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। अब इसी इक्वेशन को हम डेरिवेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ए है, मान लीजिए कि इक्वेशन ए है, इसका हम डेरिवेशन भी लिख सकते हैं वी आई और वी एफ, वी एक्सटर्नल इंटू डी, डिफ्रेंशिएट करके हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब W देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W क्या हो जाएगा, जहां पर कि क्या है आपका P इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जो P है वो कांस्टेंट नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हमारा P है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, वो एज इट इज ही रहेगी। इंटरनल प्रेशर जो है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर वर्क डन के लिए। इसके बाद जो इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम बाहर कर लेते हैं, है ना। इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो P को हम बाहर कर लेंगे, VF और ये हमारा dV हो जाएगा, या ये माइनस P एक्सटर्नल। ठीक है, ये माइनस साइन है, साइन का मेंशन ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन है यहाँ पर फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, P कांस्टेंट रहेगा तो P को हम बाहर कर लेंगे, और dV है, D डेरिवेशन का है, डिफरेंशिएशन का है, सॉरी, जिसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। यदि कर्व इसका हम देखें, कर्व बनाएंगे प्रेशर और वॉल्यूम में, प्रेशर और वॉल्यूम में हम कर्व बनाएंगे, तो प्रेशर तो हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, यदि आपका ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, और ये आपका P1 है, क्योंकि V आपका घटेगा तो P आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि ये आपका P2 है और ये V2 है, ठीक है, और इनके पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो इस तरह का कर्व आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, दैट इज वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के अंदर का एरिया है वो क्या होगा आपका, वर्क डन होगा। ठीक है, अब जहां पे P कांस्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, सेम है आपका। यदि P आपका कांस्टेंट है, ठीक है, किसके केस में हुआ है, इररिवर्सिबल के केस में। यदि P आपने कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे जो है ये एरिया अंडर द वर्क, ये कर्व है वो क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। दोनों ही केस में देख लीजिए कि किस तरह का कर्व आएगा। नहीं मिटा रहे, नहीं, यहाँ का थोड़ा सा मिटा रहे हैं।
एस में क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो पी वी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एन आर टी भी रख सकते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब W आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन ये है x इक्वेशन में, है ना, x में, तो p की वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी आई वी एफ, p की वैल्यू हमने रख दी एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। तो ये रिवर्सिबल के लिए हो गया। इरिवर्सिबल के लिए देखिए, अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है आपका, बाहर कर दे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी वी आई वी एफ डी वी वी। ठीक है, इसका लॉग निकाल लें। लॉग निकाल लेंगे आप लोग। कितने लोग मैथ्स के हैं, मैथ्स का है कोई, है कोई भी नहीं मैथ्स का, मेरी तरह है सब लोग। अरे बाप रे, तो इसका लॉग आप निकालिए, माइनस एन आर टी लॉग वी एफ माइनस लॉग वी आई। केमिस्ट्री के लिए भी ना बहुत मैथ्स की जरूरत होती है। माइनस एन आर टी लॉग, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका W इरिवर्सिबल के लिए होगा। यदि इस पर बेस या पर न्यूमेरिकल आए तो आप कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट्स देख लेते हैं। W इक्वल टू P इंटू V हमने देखा, तो इसमें वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम, इन सब की यूनिट समझना की जरूरी है। ठीक है, W आपका वर्क है, P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। यदि W आपका वर्क है लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो L में होगा। अब वर्क यदि जूल्स में है तो यह आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होगा। और ये आपका जूल्स में है तो ये पास्कल के लिए भी ये यूनिट यूज होती है। ठीक है, पीए पास्कल, ताप के लिए यूज होती है पास्कल। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरा एस ना गड़बड़ बना है कि नहीं, वो फ्लो में ऐसा ही आता है, तो इसलिए मेरा एस थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, इसका ध्यान रखिए। और पास्कल है ये है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, ये ध्यान रखिए। यदि लीटर एटमॉस्फेयर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होगा। और 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जनरली लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होती है 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन है, कभी कभी सवाल में यूज होते हैं। कभी कैलोरी में दे दिया जाता है तो उसको जूल में करिए, जूल में दे दिया जाता है तो कैलोरी में करिए।
थोड़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं बेटा, लास्ट ईयर किसने पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स? है वो किसने पढ़ाया था? है उल्लास कौन से सर? उल्लास गुणराज कहाँ के हैं? गुजरात में हैं? गुजरात हैं? इलाहाबाद से? यहाँ थोड़ी ना आते होंगे, यहाँ आते होंगे कहीं? डाइट में है। उन्हीं को देने का बाद मुझे लग रहा है। आप और अब इंटरनल एनर्जी हमने कहा था हमारा ऑर्गेनिक में ही लगा दिया करिए। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है ना? इंटरनल एनर्जी को आप किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? कुछ आप लोग बता सकते हैं? कोई भी सिस्टम है सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी इंटरनल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी नहीं, वो तो उपयुक्त और अनयूज्ड वाली जो एनर्जी होगी ना, उसके बारे में कहानी हो गई। लेकिन यहाँ तो जो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है उसकी अपनी जो एनर्जी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक, है ना? आंतरिक ऊर्जा। तो किसी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर की जो ऊर्जा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अब तो मैं एंथैल्पी पे पहुंच गया। एंथैल्पी अलग है, इंटरनल एनर्जी अलग है ना। बेटा एकदम मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे कंफ्यूज कराओ, है ना? तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल होता है उसकी अपनी जो एनर्जी होती है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स भी होता है तो इनका मोशन होता है कि नहीं होता है ना? तो मोशन भी होता है, कई तरह का होता है ना? इस तरह से मोशन कर सकते हैं। इनका जो सीधा सीधा मोशन होता है उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और अपनी जगह पे ही ऐसे से वाइब्रेट करते रहते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन होता है। ठीक है? और कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपना ऐसे 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 रोटेट कर रहा है तो क्या हो गया? इसका रोटेशनल हो गया। तो इसकी अपना जितनी भी ये सब काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इन सारी एनर्जियों का सम और प्लस यदि कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में हो सकती है? जैसे कि एटम है, एटम में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह की जितनी भी एटम की काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, गति करता है जो एटम या मॉलिक्यूल, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों की ऊर्जाओं का जो सम है वो क्या है? आपका इंटरनल एनर्जी है। ठीक है? तो जितनी भी ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। तो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ the मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा है, आप लोग पूरा लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ द ऑल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी है, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी।
ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इसको हम किससे जनरेट करेंगे, डिनोट करेंगे, यू से, कैपिटल यू से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये भी है कि हमने कल क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी किस तरह की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किस तरह की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो और किस तरह का फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि यदि हमें किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप सोचें कि हम एक्चुअल इसकी इंटरनल एनर्जी ज्ञात कर लें तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। हम किस फॉर्म में इसको ज्ञात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट है और सिस्टम की जो फाइनल स्टेट है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है उस फॉर्म में हम इसकी जो एनर्जी है उसको ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका किस तरह का फंक्शन हो गया, ये स्टेट फंक्शन हो गया। लिख लीजिए, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इट डिपेंड्स ऑन state of the system। तो इस तरह से हम we can measure of internal energy, we can measure internal energy in terms of change in internal energy, change in internal energy। ठीक है, तो हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में ज्ञात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी ये आपका डेल्टा यू हो गया। तो इंटरनल एनर्जी आपकी, ये है आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी, और ये हो गई आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, जो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा यू। अब इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, तीन तरह से चेंज हो सकती है ना। या तो हम सिस्टम को हीट दें, है ना, हीट देंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तब जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, या वर्क के थ्रू इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है ना, या सिस्टम पर काम करे या सिस्टम ने काम किया तब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या उसका जो मैटर है, सब्सटेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि जैसे सब्सटेंस है, कोई भी एंटर करता है, कोई भी मैटर है वो एंटर कर रहा है या वो लीव कर रहा है, तो तीन तरह से जो इनकी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहला क्या मैंने बताया कि हीट के थ्रू इसकी चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी, दूसरा इनकी वर्क के थ्रू हो रही है। ठीक है, कि सिस्टम ने काम किया या सिस्टम पर काम हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और तीसरा मैंने क्या बताया कि मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, जो इसके अंदर सब्सटेंस है वो सब्सटेंस और एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अब पहला देखते हैं कि वर्क के थ्रू किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है।
अब देखते हैं वर्क के थ्रू किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका सिस्टम है और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर आपने मान लीजिए कि वाटर आपने डाला हुआ है। अब इंसुलेटेड हो गया तो इसमें आप सब्सटेंस भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो किस तरह से चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी इसकी किस तरह से चेंज होगी। इंसुलेटेड है ना, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, है ना आपका सब्सटेंस अंदर बाहर हो रहा है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस तरह से चेंज होगी। अब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए कि मान लीजिए कोई आप इसमें कोई क्या डालते हैं, कोई पैडल डालते हैं, ठीक है, और पैडल से आप इसकी चर्निंग करते हैं, पैडल से इसकी चर्निंग करना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो क्या होगा कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो चर्निंग की वजह से टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हुआ, Tv माइनस TA, और टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी है वो चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू UV माइनस UA। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। जो सिस्टम की स्टेट हमने चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी भी वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू AB लिखिए या इनिशियल फाइनल लिखिए या 1 2 स्टेट लिखिए, सब एक ही चीज है ना। विच इज इक्वल टू, ये आपका वर्क हुआ, एडियाबैटिक कंडीशन, क्योंकि ये इंसुलेटेड बॉडी थी, ठीक है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, विच इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या हुआ कि वर्क डन on the system। तो एडियाबैटिक कंडीशन में आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखिए कि क्या आपका पॉजिटिव है और कब आपका निगेटिव है, और एडियाबैटिक कंडीशन में ही आपका ये निगेटिव होगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने जब काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, उस समय ये आपका निगेटिव होगा। और ये ध्यान रखिए कि ये स्टेट फंक्शन है, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा ध्यान रखिए स्टेट फंक्शन है। अब नेक्स्ट है हीट के फॉर्म में देखते हैं इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। तो नेक्स्ट है आपका हीट है। हीट के टर्म्स में देखते हैं किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अभी आपने वर्क के फॉर्म में देखा था, अब हीट के फॉर्म में देखते हैं। तो क्या होगा इसमें, कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, कोई आपका सिस्टम है जिसका की टेम्परेचर है TA है, ठीक है। कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है और इसको आपने एक बड़े से रिजर्वॉयर में रखा, ह्यूज रिजर्वॉयर, ह्यूज
रिजर्वॉयर में रखा जिसका कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, दैट इज PV, ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो इक्वल आने की कोशिश करेगा। अब जब यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ की हीट एब्जॉर्ब होगी, और तब तक होगी जब तक कि इनका जो साम्यावस्था ना आ जाएगी, तब तक ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी, इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है, Q के फॉर्म में है। ठीक है, कहीं कहीं पे कैपिटल Q भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं स्मॉल q लिखा रहता है, कहीं कहीं कैपिटल Q रहता है। ठीक है, तो यहाँ हियर वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। जब सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर की गई तब क्या हो गया कि जो आपकी जो हीट थी वो माइनस Q हो जाएगी। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टू और बाय का ध्यान रखिएगा। जब हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम है तब आपकी जो Q की वैल्यू है वो माइनस है, और जब व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से जो हीट दी जा रही है वो आपकी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जब आपकी Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तब हीट ऐड हो रही है। ठीक है, और जब Q की वैल्यू 0 से कम है तब आपकी हीट गिवन आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हीट ऐड हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हीट गिवन आउट बाहर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो Q की वैल्यू है दैट इज लेस देन 0। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 0। तो लास्ट में हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किससे कोरिलेट कर रही है, एक तो हीट से कोरिलेट कर रही है और दूसरा वर्क से कोरिलेट कर रही है। तब हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। जो इंटरनल एनर्जी है वो इन दोनों से चेंज हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड बिकॉज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि हम Q 0 करते हैं, यदि मान लीजिए कि हमारा हीट चेंज नहीं हो रही है या W है हमारा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यदि हीट का ट्रांसफर नहीं है, वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी
ठीक है, तो दिस इज द योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमेशा आपको रटा रटाया होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप एनर्जी को बना सकते हैं ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इवन इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, it can be changed from one form to another form, it can be changed from one form to another form. This is the first law of thermodynamics, means energy cannot be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another form. चलिए एक सवाल लिख लीजिए। अ सिस्टम गिवन आउट, क्वेश्चन है अ सिस्टम गिवन आउट 30 जूल ऑफ हीट, 30 जूल ऑफ हीट दे रहा है एंड ऑल्सो does 50 joule of work. What is the internal energy change? What is internal energy change? इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा उसको आप बताइए। गिवन आउट है, ध्यान रखिएगा। अ सिस्टम गिवन आउट ऑफ हीट, सिस्टम हीट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव होगी। एंड ऑल्सो वर्क डज, और सिस्टम ने काम किया है ना, ऑल्सो डज 50 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम ने काम किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? साइन का ध्यान रख करके इसको कैलकुलेट करिए, इस फॉर्मूला में रख करके क्या आएगा। ठीक है, करिए इसको और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। और इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि मैंने क्या बताया था कल, Q और W किस तरह के वेरिएबल्स है, किस तरह के पैरामीटर्स है, पाथ फंक्शन कल बताया था है, लेकिन दोनों मिलाकर के Q प्लस W हमेशा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। Q और W क्या है आपका, Q और W यदि अलग अलग है तो आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है, कि किस पाथ से आपका सिस्टम में चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन Q प्लस W क्या हो गया, स्टेट फंक्शन है, इसका ध्यान रखिएगा, ये स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, बताओ।
साइन कन्वेंशन आपका माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस नहीं हो गया है? और क्या, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आपका दोनों की वैल्यू होगी, जुड़ जाएगी, 30 और प्लस 50 80 हो जाएगा। भाई साइन लगा करके इनको इक्वेशन को यूज करिए ना। प्लस में थोड़ा ना प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस ही तो होता है, क्योंकि गिवन आउट है ना, आउट है, गिवन आउट, दो माइनस हुए कि नहीं हुए, तो दो माइनस मिलके प्लस होता है कि नहीं होता है? तो माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, तो जो एनर्जी आएगी वो इसी इक्वेशन में रखो ना, तो Q प्लस W है, Q आपकी ये है, ये Q है, ये Q हो गया, और ये क्या हो गया, W हो गया, है ना, और दोनों ही माइनस माइनस में है, गिवन आउट है, तो सिस्टम ने काम किया। दोनों ही जब आपका माइनस माइनस हो गया तो क्या हो गया कि दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा इलेबरेट करके उसको पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो पहली डेफिनेशन तो हमने लिख ली थी, है ना, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स में क्या आता है आपका, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आता है। कल मैंने बताया था ना, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो टोटल जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द, ये भी सेकंड पॉइंट लिखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट हो गया टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है आपका, सिस्टम प्लस सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस इसमें भी क्या है कि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आ रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मोशन मशीन। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कि इस तरह की मशीन बनाना बहुत मुश्किल है जो कि बिना किसी ऊर्जा के चले। ठीक है, उसमें यदि आप कोई भी एनर्जी ना दें और वो बिना एनर्जी के चले, तो इस तरह की मशीन बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इस लॉ का ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल का मतलब होता है सतत, परपेचुअल मोशन मशीन मतलब कि इसका क्या है कि इस तरह की मशीन जो कि बिना एनर्जी कंज्यूम के काम करे, मशीन विच वुड वर्क कंटिन्यूअसली without consuming energy, without consuming energy, यानी जो एनर्जी को कंज्यूम ना करे, एनर्जी ना ले, है, और वो बराबर काम करती रहे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
सकता। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन, अगला पॉइंट लिखिए, देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब बराबर, एग्जैक्ट इक्विवेलेंस यानी इक्वल है एक तरह से, बिटवीन, देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। There is exact equivalence between heat and mechanical work. ठीक है, दोनों ही आपका जो इक्विवेलेंस है, जो हीट है और मैकेनिकल वर्क है, दोनों ही लगभग आपका, लगभग क्या लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है, तो एग्जैक्ट बराबर होता है। देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करिए, जितना आपका पेट्रोल होगा उतने ही वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, एनर्जी क्या हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, मैकेनिकल वर्क में चेंज हो गई। तो देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। अब फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमने अभी तक क्या पढ़ा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी पढ़ा हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो अब हम W की जगह ये भी तो रख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V भी हो सकता है, या आप इसको इधर ले आइए, तो ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस इक्वेशन को भी आप ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको और बता देते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होती है सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, जो हम एक जनरल इक्वेशन यूज करते हैं हीट की, ठीक है। अब हीट क्या यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, mc डेल्टा T। यहाँ पे m क्या है, ये है आपकी जनरल इक्वेशन है फॉर सॉलिड लिक्विड गैस के हीट के लिए हम जो जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। Q आपकी क्या है, हीट है। मैंने बताया कि कहीं कहीं Q हम लोग छोटा भी यूज कर रहे हैं, कहीं बड़ा भी यूज कर रहे हैं, और उसका मतलब आप वही समझिएगा, हीट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मास है, और ये क्या है आपका C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, C क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा T आपको मालूम है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। जनरल है ये इक्वेशन। यदि यही इक्वेशन हम आइडियल गैस के केस में लेंगे, ठीक है, इफ वी यूज सेम इक्वेशन फॉर आइडियल गैस के लिए हम लेंगे, आइडियल गैस के लिए यदि लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा T हो जाएगा।
गैस के केस में n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, n है नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वेशन ये अक्सर इस पे बेस्ड सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यदि एडियाबैटिक के केस में यदि Q 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के केस में यदि Q 0 हो जाएगा, एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, Q 0 हो जाता है कि नहीं होता है? तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एडियाबैटिक के केस में है यदि Q आपका 0 हो गया, एडियाबैटिक में Q 0 होती है, ना हीट आप दे सकते हैं ना हीट ले सकते हैं। यदि Q 0 हो गया तो W इज इक्वल टू क्या हो, ये आपका इज इक्वल टू W हो गया एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक के केस में। यदि आपका P कांस्टेंट कर दे तो यदि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, पिस्टन आपका ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा, तो वर्क भी 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा, है ना। तो वर्क भी 0 हो जाएगा, तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो Q के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यदि आपका V आपको कांस्टेंट कर दिया, आइसोकोरिक चेंज है, इन आइसोकोरिक चेंज, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है आपका V होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। V मीन्स आपका V 0 है। यदि V आपने 0 कर दिया तो जो वर्क है W है वो भी आपका 0 हो जाएगा, और जब W 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। तो ये किसके केस में है, ये आइसोकोरिक चेंज के केस में, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस, ठीक है। Cp एंड Cv पढ़ा है? कांस्टेंट बता दो उसको, है ना, कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है उसको हम डिराइव करेंगे। लिखिए रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। C क्या है आपका, हीट कैपेसिटी, C क्या है, Cp हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इन दोनों को ड्राइव करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था,
ये इक्वेशन पढ़ी थी फॉर आइडियल गैस के केस में, ठीक है। ये इक्वेशन हम z लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन z से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपका QV हो गया इज इक्वल टू CV डेल्टा T, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, डेल्टा U। और दूसरा है आपका इक्वेशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी QP एट कांस्टेंट प्रेशर, QP से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। विच इज इक्वल टू CP डेल्टा T, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया आपका एंथैल्पी, ठीक है। जो डेल्टा H होता है, यहाँ आप बस समझ लीजिए डेल्टा H क्या है आपका, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आप इतना ये समझ लीजिए कि जो डेल्टा H है वो क्या है आपका, एक हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है? जो आइडियल गैस होती है तो उसके केस में आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो ठीक है। तो CV डेल्टा T और CP डेल्टा T हो गया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, तो डिफरेंस ऑफ CP एंड CV कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, इन दोनों का आप निकालिए डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ CP एंड CV कैन बी डिराइव्ड, इसको हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अभी इसको और भी आगे पढ़ेंगे। डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, ठीक है। PV इज इक्वल टू RT होता है, क्योंकि हमें पता है। तो डेल्टा U क्या हो गया, प्लस R डेल्टा T हो गया, क्योंकि R आपका कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है इसलिए R को आप बाहर ले आएंगे, R कांस्टेंट है तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो डेल्टा H का हमारा ये कैलकुलेट हो गया। अब इसकी वैल्यू आप रखिए, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे रखिए इसको, ये हमारा ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है आपकी, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब यहाँ पे R डेल्टा T कॉमन हो गया है ना, तो इनको कट कर देंगे आप, ये कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ये आपकी इक्वेशन आ गई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो ये आपका डिफरेंस आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV
रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा प्रेशर के केस में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। ठीक है, विच इज इक्वल टू आर। आर क्या है आपका? आर गैस कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है। तो ये भी आपकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। इस पे बेस्ड भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, यदि आपने ऊपर वाली इक्वेशन सही से लिख ली, डेल्टा Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T और QP CV, और दोनों के बीच में रिलेशन आपने निकाल लिया, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और दूसरा Cp डेल्टा T किसके इक्वल होता है? चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में आपको ये रिलेशन मिल गया, तो आप इजिली इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस, और ये हमने फॉर्मूला देख लिया है। जो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल होता है? CV डेल्टा T के इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है, जहां पर n क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स है, CV हम बता चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा T क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर है। अब CV की वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कभी कभी आ जाता है कि CV की वैल्यू हमें नहीं मालूम रहती, लेकिन इसका रिलेशन होता है किसके साथ होता है? गैस कांस्टेंट R के साथ होता है। ठीक है, तो CV इज इक्वल टू क्या होता है? CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R। ये F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। R है गैस कांस्टेंट है, तो अभी Cp माइनस CV पे दे दिया क्वेश्चन, और आपको CV की वैल्यू नहीं मालूम, किसी Cp या CV में से एक वैल्यू तो आपको मालूम होना जरूरी है ना, तब तो आप सवाल कर पाएंगे। तो जैसे नहीं भी मालूम है Cp या CV की वैल्यू, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो CV इज इक्वल टू F/2R। F लिख लीजिए, ये आपका क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि कांस्टेंट होता है। F इज क्या है? कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? F इज इक्वल टू 3 होता है फॉर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है, जैसे कि आपकी है हीलियम है, नियॉन है या आर्गन है, तो इस तरह के लिए आपको ये जो 3 F है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 हो जाएगी किसके लिए? डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए? ऑक्सीजन हो गई या नाइट्रोजन हो गई, इस तरह की, जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, वहां पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रखिएगा कि आपका F होगा। ठीक है, और R की वैल्यू आपको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और जहां पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जहाँ पे कई एक सारे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि ओजोन है या SO3 है, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज का आप ध्यान रखिए। और R आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर कैलोरी के फॉर्म में देखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब यदि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता हो गया, कोई इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दे देंगे आपको, तो उसमें आपका CV या CV कैलकुलेट करने को देंगे, तो आपके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो उसके अकॉर्डिंग आप डिग्री ऑफ फ्रीडम सर्च कर लीजिए। मैंने सबका बता दिया है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए। और गैस कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको फिक्स है, पता ही है, तो आप CV की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक सवाल कराएं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। वन मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड, छोटा सा सवाल है, 1 मोल ऑफ हीलियम हीटेड फ्रॉम, देखिए टेम्परेचर की अभी बात हो रही है, ठीक है, 1 मोल ऑफ हीलियम हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू, 1 मोल ऑफ हीलियम लिया है आपने, 1 मोल ऑफ हीलियम लिया है जिसको आपने गर्म किया फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 1 मोल ऑफ हीलियम को आपने हीट किया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है। फाइंड, आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड हीट एक्सचेंज या हीट चेंज, हीट चेंज फाइंड करना है और वर्क डन। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या करेंगे आप, CV की वैल्यू निकाल लीजिए। किस तरह का मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 है। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, से पहले कैलकुलेट कर लीजिए, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। CV की वैल्यू निकल जाएगी आपकी हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा,
एक और क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि टाइम भी हो रहा है, मुझे जाना है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसको घर से करके लाइएगा। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि वहां पर क्या है कांस्टेंट, पी कांस्टेंट है। ब्रैकेट में लिख दीजिए कांस्टेंट पी है, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस find the ratio of, find the ratio of delta Q upon delta W, delta Q upon delta W, और दिया क्या गया है, गिवन Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा है। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। तो ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा, गामा प्लस गामा 1, गामा प्लस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इसको करके लाइएगा। ठीक है। अब डेल्टा U की भी वैल्यू मैंने बताई है और डेल्टा H की भी वैल्यू मैंने बताई है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू से आप निकाल लीजिएगा इसको, Q की वैल्यू निकाल लीजिएगा और डेल्टा W की, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा W है ना, तो दोनों की वैल्यू आप इसी हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रख करके उसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। चार दिन में कंप्लीट होगा।